एथियस्ट जो है ये सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को क्रिएट किया, उससे पहले अल्लाह ताला कहाँ थे, ठीक है, और फिर टाइम एंड स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको मर्ज करते हुए वो ये कहते हैं कि फिर बिग बैंग जो हुआ वो कैसे हुआ। तो अब ये बिग बैंग से पहले कायनात कहाँ थी, और एथियस्ट ये पूछता है कि उससे पहले अल्लाह ताला का वजूद कहाँ था, वो जाहिर बाद में कैसे हुआ। ये सारे सवाल मर्ज करके आप इसको एड्रेस करें कि अगर किसी मुल्हिद के जहन में ये सवाल बार बार गूंजता है तो उसके बारे में कुरान करीम क्या कहता है। ये बहुत खूबसूरत सवाल है। पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं। अच्छा, देखें, एक एथियस्ट होता है जो किसी खुदा को नहीं मानता, ठीक है। एक एग्नोस्टिक होता है जो कहता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, सही। और कुछ स्केप्टिक होते हैं, कहता है पर उसके दिल में शुकूक व शुबात होते हैं। ये तीनों कैटेगरीज मौजूद होती हैं, पर हमारे मुआशरे में चूँकि सवाल करना और उसका जवाब देना का रिवाज वैसा नहीं है जैसे होना चाहिए, तो इनके दिल में जो शक होता है वो बढ़ता जाता है। तो मैं इनको कभी भी बुरी नज़र से नहीं देखता। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इनको चूँकि सवाल के जवाब नहीं मिले, अगर इनको इनके सवालों के जवाब मिलेंगे तो ये हमसे पक्के मुसलमान बन जाएंगे। तो मैं इस इंटेंशन से इन्हें गाइड करने की कोशिश करता हूँ, लॉजिक से, साइंस से, फिलॉसफी से, वो जुबान जो ये समझते हैं, सही, ताकि ये समझ से। क्योंकि आप इन्हें कुरान करीम की दलील दे, वो ये नहीं मानते। ये मानते हैं क्योंकि हमने जो नॉलेज हासिल की है उसी से हमें समझा। जी जी। अब ये सवाल जब ये करते हैं तो ये भी साइंस के पर्सपेक्टिव से जानना चाहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि अगर टाइम एंड स्पेस स्टार्ट ही बिग बैंग से हुआ है तो उससे पहले कोई हो ही कैसे सकता है। अगर टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है, तो फिर कैसे उससे पहले कोई हो सकता है या किसी ने उसे क्रिएट किया है। यहां पे एक बात आपको याद रखनी है, 10⁻⁻43 सेकंड से पहले क्या हुआ, जो बिग बैंग का 10⁻⁻40, साइंस कहती है हमें नहीं पता। हमें नहीं पता इससे क्या है। उनको ये नहीं पता कि किसी ने स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया, नहीं स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट हुआ, उसके पास इसका जवाब नहीं है। आपको ये मालूम होगा कि दो जगह पे हमारी सारी अकल, हमारी सारी फिजिक्स, हमारी साइंस फेल हो जाती है। एक, बिग बैंग के 10⁻⁻43 सेकंड से पहले क्या था, वो पार्टिकल, वो जर्रा कहाँ से आया जिससे ये सब कुछ बना, नहीं पता, कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा, जो ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी है, उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे हमारी सारी फिजिक्स, सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज फेल हो जाती है। तो इन्हें नहीं पता कि 10⁻⁻43 सेकंड से पहले क्या हुआ। यहाँ पे मैं एक बहुत पॉइंट रेस करता हूँ कि अगर रियलिटी में देखें ना तो कोई एथियस्ट हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं आपको भी बताता हूँ। अगर आपको एक चीज़ का नहीं पता, 10⁻⁻43 सेकंड से पहले क्या हुआ आपको नहीं पता, तो फिर प्रोबेबिलिटी बनती है 50-50। हो सकता है कोई हो जिसने इसे स्टार्ट किया हो, या हो सकता है कोई और रीज़न हो, पर आपके पास श्योरिटी नहीं है कि बिल्कुल कोई नहीं है। वो प्रोबेबिलिटी 50% है। और वैसे भी मैं एक और चीज़ भी इसमें डॉक्टर साहब ऐड कर दूं कि बिग बैंग भी एक थ्योरी है, और थ्योरी अपनी हैसियत में कभी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। हाँ, तो जब आपके पास 100% श्योरिटी ना हो, आपको पता है हमारी कायनात 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बनी है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं। तो क्या पॉसिबल है कि आपके पास 95% नॉलेज ना हो, आपको ये नहीं पता हो जो इनिशियल बिगेनिंग है वो कैसे हुआ है, और आप 100% श्योरिटी से कह दें कि खुदा नहीं है? तो मेरे ख्याल में कोई भी एथियस्ट नहीं है। एग्नोस्टिक हो सकता है, एथियस्ट नहीं है। अगर उसका ये क्लेम है तो ये साइंटिफिकली, लॉजिकली बिल्कुल गलत है। अब आते हैं इस सवाल पर कि जब टाइम भी नहीं था और स्पेस भी नहीं था, मतलब हम अभी जहाँ बैठे हैं ये एक स्पेस है और एक टाइम है, एक डेट है, उसमें हम चल रहे हैं। तो अगर जब टाइम ही नहीं था, स्पेस नहीं था, तो किस तरह ये कायनात बनी? जी, तो इसमें मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, वो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। आपको लगता है कि ये जो मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, सब कुछ ये असली है, ये रियल है? मुझे तो यही लगता है। ये सब कुछ रियल है? ऐसा ही लगता है। अच्छा, तो फिर हम थोड़ा इसे एनालाइज करते हैं, साइंस की आंख से इसे देखते हैं। आप किससे बने? सेल से बने। सेल से बने। सेल मॉलिक्यूल से बने। साइंस यही कहती है। साइंस यही कह रही है, क्योंकि हमारे पास तो दो तरह की नॉलेज है ना जी, या रिवील्ड नॉलेज है कुरान करीम की, और या एक्वायर्ड नॉलेज है। उससे बाहर तो अगर कोई अपनी मन मर्जी करे वही हो सकता है, वरना आपने इन दो में से एक को मानना है। बिल्कुल। तो कुरान करीम चूंकि ये मानते नहीं, तो हम अभी साइंस पर बात करते हैं। ठीक है। तो साइंस कहती है आप सेल से बने, सेल मॉलिक्यूल से बने, मॉलिक्यूल एटम से बने, एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने, और वो क्वार्क से बने। क्वार्क किससे बने? यहाँ पे स्टॉप है। स्टॉप। अब एक और बात सुने मेरी। क्वांटम फिजिक्स का ऑब्जर्वर इफेक्ट है। यासिर साहब हैं क्योंकि मैं इन्हें देख रहा हूं। अगर मैं ना देख रहा हूं तो ये सामने कुछ भी नहीं है। ये तभी लोड होता है जब मैं इसकी तरफ देखता हूं। इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट।
एक दफ़ा फिर आपको समझाऊं, इस दीवार पे जो चीज़ें लगी हुई हैं इस टाइम, जी ये इसलिए हैं कि मैंने इन्हें देखा है। अगर मैं ना देखूं तो यहाँ कुछ नहीं है, तो मेरी कॉन्शियसनेस की वजह से ये एग्जिस्ट करता है। अगर मैं ना देखूं तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। वंडरफुल। इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। ये क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी है, प्रूवन थ्योरी है। आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा होगा, जब इलेक्ट्रॉन वो फायर करते हैं, यस, तो जब आप उसे ऑब्जर्व नहीं करते तो डिफरेंट बिहेव करता है। बिल्कुल। जब आप उसे ऑब्जर्व करते हैं तो डिफरेंट बिहेव करता है। मैं आपको भी बताऊंगा कि ये कायनात क्यों असली नहीं है और इसमें वाहिद असली चीज क्या है, हम उस पर आएंगे, पर मैं सिर्फ आपको उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ। तो क्वांटम फिजिक्स कहती है कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, मगर जब आप उसे ऑब्जर्व करते हैं वो तब। अब आप अगर क्वांटम फिजिक्स के टॉप फिजिसिस्ट को, नोबेल विनिंग फिजिसिस्ट को डिस्क्रेडिट करना चाहें वो दूसरी बात है, पर हम तो अगर साइंस की बात करेंगे तो फिर साइंस की बात करेंगे। तो वो कहते हैं कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। हमें पता है एट बेस हम क्या है, हमें पता ही नहीं है, वो बेस वैल्यू हमें पता नहीं है। आपने मैट्रिक्स मूवी देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। मैट्रिक्स मूवी बड़ी जबरदस्त मूवी है। अच्छा, ये मैट्रिक्स मूवी बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड की है, ये क्यों देखनी चाहिए? अब मैं आपको बताता हूँ। कियानो रीव्स की मूवी है, उसमें एक कैरेक्टर होता है आर्किटेक्ट। अच्छा, उसमें बेसिक कंसेप्ट उसका क्या है, वो पूरी मूवी आपको लगता है कि असली है, फिर उन्हें पता चलता है, एट द एंड उन्हें पता चलता है कि वो बिल्डिंग, वो लाइफ जो वो सारी जी रहे थे, वो सारी फेक थी, और वो असल में एक रूम में वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहन के पड़े हुए हैं। ये सिर्फ उनकी कॉन्शियसनेस थी जो उस दुनिया में, उस मूवी में घूम रही थी। वहां जितनी बिल्डिंग्स थी वो कोर्ट्स थी, कुछ भी, जितने लोग थे वो कोर्ट्स थे। रियल वहां पे कुछ भी नहीं था, रियलिटी कुछ और थी। अच्छा। वो जिसे रियलिटी कह रहे थे वो रियलिटी नहीं थी। रियलिटी वो थी जहां पे वो एक्चुअली पड़े हुए थे, और वो जिसे रियलिटी समझ रहे थे वो रियलिटी नहीं थी। यहां तक आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। आपको असल में एक जगह लेके जाना चाह रहा हूं। और ये बेस किस चीज पे थी ये मैट्रिक्स मूवी? ये निक बॉस्ट्रम का सिमुलेशन हाइपोथेसिस पे, ट्रायलेमा पे बेस थी। ओके। वो क्या कहती है? वो क्या कहती है, वो निक बॉस्ट्रम की थ्योरी जो है, सिमुलेशन हाइपोथेसिस जो है, वो यह कहती है कि ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं ये असली नहीं है, ये बेस रियलिटी नहीं है, ये मैट्रिक्स की तरह पूरी एक सिमुलेटेड दुनिया है, बेस रियलिटी कहीं और है। क्वांटम फिजिक्स का होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहता है कि ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं, ये ऐसे है जैसे प्रोजेक्टर से लाइट निकलती है। सही। हम वो लाइट देख रहे हैं, वो रियल नहीं है, प्रोजेक्टर कहीं और पड़ा हुआ है, वो बेस रियलिटी में पड़ा हुआ है। सही। ये बेस रियलिटी नहीं है। आपको ये पता होगा कि हम लोग, बल्कि उस तक जाने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप मुख्तलिफ गेम्स देख लें, जैसे बड़ी मशहूर गेम आजकल कौन सी होगी, पबजी देख लें। सही। पबजी गेम कब बनी? दैट्स अज्यूम 2013 में बनी। सही। अब अगर बाय चांस पबजी गेम के एक कैरेक्टर को कॉन्शियसनेस आ जाए कि मैं कौन हूं, तो वो कहेगा कि अच्छा 2013 में 2013 में एक वाकया हुआ और मैं आ गया, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। तो अगर मेरी ये गेम रियल है, ये पबजी, उसको वो असली समझे, तो उसे लगेगा कि इससे बाहर दुनिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा टाइम तो 2013 से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। इससे पहले तो ना स्पेस था ना टाइम था, ये तो 2013 से स्टार्ट हुआ। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इससे पहले कोई हो, जबकि हमें पता है कि वो तो असली नहीं है। असल तो वो 2013 से पहले और बाद में जो दुनिया है वो असली है। मैं फिर शायद उसको पूरा नहीं समझ आता। देखें, पबजी के कैरेक्टर को लगेगा कि दुनिया, उसके लिए दुनिया 2013 से स्टार्ट हुई, उसकी दुनिया 2013 से स्टार्ट हुई, और उसके रियल कैरेक्टर की अजम्पशंस के बाद उसे ये महसूस हुआ कि ये जो जितनी भी कायनात, जो उसकी कायनात है, इसका आगाज ही 2013 से हुआ है। 2013 से पहले कुछ था ही ना, टाइम था ना स्पेस था, पर ये उसका टाइम एंड स्पेस नहीं था। जैसे बिग बैंग को में हमें 13.8 बिलियन 14 बिलियन ऑलमोस्ट 14 हो गए हैं। तो और हम इसको रिलेट करें अब इस पबजी की गेम वाले एग्जांपल से, पबजी गेम वाला कहेगा कि मेरा तो टाइम एंड स्पेस, तमाम टाइम एंड स्पेस, उसके मुताबिक तमाम टाइम एंड स्पेस 2013 से शुरू हुआ है, उससे पहले कोई कैसे हो सकता है? अब अपने आप को उस जगह पर डालें। वेरी गुड एग्जांपल। और ये मैं नहीं कह रहा, ये निक बॉस्ट्रम कह रहा है। उसने मैट्रिक्स मूवी का पूरा कंसेप्ट इस पे बेस है। इलॉन मस्क कहता है कि द चांसेस दैट वी लिव इन बेस रियलिटी कितना है, आपको पता है? नहीं। 1 in a billion। बिलियन में एक चांस है कि हम बेस रियलिटी में रह रहे हो, वरना बाकी तमाम चांसेस ये है कि हम सिमुलेशन में रह रहे हैं।
अच्छा, अब हम एक चीज ये है कि मैं जब मुखातिब करने लगता हूँ तो क्योंकि हमारी ये डिस्कशन जो है वो एथिज्म को नॉन बिलीवर कह सकते हैं, जब आपने कहा क्योंकि वो एग्नोस्टिक हैं। हाँ, एग्नोस्टिक हैं बिल्कुल। तो एग्नोस्टिक की एक टर्म नॉन बिलीवर भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल मतलब हो सकती है, उसके लिए नॉन बिलीवर हो सकती है। मैं इनको ऐसे देखता हूँ हाँ कि ये इन लोगों को जो नफ्स और दुनिया के गुलाम नहीं है, जो एक्चुअल नॉलेज मांग रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, इनको अगर सही गाइड किया जाए तो ये मुसलमान नहीं बनते, ये मोमिन बनते हैं, फिर पक्के मुसलमान बनते हैं अगर इन्हें प्रॉपर गाइड किया जाए। और अगर इसे गलत गाइड किया गया और किसी ने बुरे रवैये के साथ इनके पेश आया तो ये तब मुल्हिद बन जाते हैं उस रवैये में। ओके। उसके आपने बुरा रवैया किया तो इतने बदजन हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि ये दीन है, तो उससे बदजन होकर वो मुल्हिद बन जाते हैं। वैसे नहीं, ये चीज उन्हें बनाती है, लोगों के रवैये उन्हें बताते हैं। मुझे आज मौका नहीं होगा और ना मैं आपको बताऊंगा, आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। और अगर आप उन्हें ठीक गाइड करें ना तो वो मोमिन बनते हैं। जो इतने केसेस पड़े हुए हैं सामने। हम पॉडकास्ट के उस हिस्से में दाखिल हुए हुए हैं जहां पे मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए डॉक्टर साहब को। मेरे ज़हन में तो सवाल आते रहेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोबारा इंटरप्ट ना करूं। लास्ट पॉडकास्ट में भी मैंने आपसे आप कुछ बता रहे थे और अनकॉन्शियसली मेरे अंदर का एक सवाल बाहर आ गया, तो वो सवाल की वजह से लोगों ने बड़ा क्रिटिसिज्म किया। बहरहाल आप कंटिन्यू करें। हम उस पे थे कि जो गेम का कैरेक्टर है वो रियल हो गया और रियल कंसिडर करने लगा 2013 से, उससे ऑनवर्ड। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जो है वो ऐसे कह लें जो मेरी सराउंडिंग एनर्जी होती है उस पर काम करता हूँ। अब मुझे यहाँ जैसे एनर्जी मिल रही है तो मैं एक फ्लो में चला जाता हूँ, फिर मैं उसमें चला जाता हूँ। मेरे पास कुछ जहन में रेडी नहीं होता, बस उसी फ्लो में मैं चलता रहता हूँ, उसी एनर्जी को यूज करता हूँ जो मुझे वहां से मिलती है। तो मैं आपको बता रहा था कि आपकी खुद साइंस की थ्योरीज, आपकी क्वांटम फिजिक्स की थ्योरीज, आपका क्वांटम फिजिक्स, फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स कह रहा है कि ये जो जहां हम रह रहे हैं ये रियल नहीं है, ये एक सिमुलेशन है। बेस रियलिटी कहीं और है, आर्किटेक्ट कहीं और बैठा हुआ है। तो मेरा आपसे सवाल ये था, और उसकी कुछ एग्जांपल हैं। देखिए, जो निक बॉस्ट्रम का सिमुलेशन हाइपोथेसिस था ना, उसमें ट्रायलेमा था। एक ये कि हम यहाँ पे एक हद है, हम स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं जा सकते जितना भी आप लें। प्लैंक लेंथ जो है उससे छोटी, जैसे कंप्यूटर में पिक्सल होता है ना, वहां पे ये है। और थर्ड, ये ऑब्जर्वर इफेक्ट वाला कि कोई चीज तभी एग्जिस्ट करती है जब कोई कॉन्शियस माइंड उसे देखे। तो इसका मतलब ये है कि हम जहां रह रहे हैं शायद हम जिसे असली समझ लें वो असली नहीं है, जहां आर्किटेक्ट है वो असली है। आप मेरी बात समझे? अब इसे एक और नजरिए से देखें। ये तो एक नजरिया ना, इसे अब एक और नजरिया। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, बुतानो वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता ओ पैवंत, बुतानो वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। खिरद हुई है ज़मानो मकां की जुन्नारी, ये बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल का शेर। खिरद हुई है ज़मानो मकां की जुन्नारी, न है ज़मा न मकां, ला इलाहा इल्लल्लाह, ना है टाइम ना है स्पेस। कहते हैं हमारा खिरद, अकल जो है वो टाइम एंड स्पेस की मोहताज हो गई है पबजी की तरह, उसे लगता है यही टाइम एंड स्पेस है। तो अल्लामा इकबाल फिर क्या कहते हैं क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी से पहले, निक बोस्ट्रम के सिमुलेशन हाइपोथेसिस से पहले, कि ना टाइम है और ना स्पेस है, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, एक चीज जो इस पूरी कायनात में असली है वो क्या है आपको पता है? क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक भी वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, हाँ, ये जो एहसास है आपके अंदर के मैं हूं। वो कैसे? क्योंकि क्वांटम फिजिक्स की ऑब्जर्वर इफेक्ट कहती है कि कुछ भी तब एग्जिस्ट करता है जब कोई कॉन्शियस माइंड उसे देखता है। अगर ये ना देखे तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये एहसास मरने के बाद भी जिंदा रहता है। तो ये चीज जो है जो आपके अंदर मैं है, जिसे साइंस कॉन्शियसनेस कहती है। डेविड चामर्स का नाम अगर आपने सुना हो, उसका कंसेप्ट है डुअलिज्म का। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे ना अब ये क्वेश्चन यहां लेना पड़ेगा। कॉन्शियस ना, आपने कहा कि जब हम नहीं रहते उसके बाद भी कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है। ये मुझे नहीं समझ आया। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस ये है, ये एहसास के मैं हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जिस्म जो है ये ऐसे ले लें जैसे एस्ट्रोनॉट सूट है, ये एहसास इसके अंदर एक अलग चीज है। इसे कहते हैं डुअलिज्म। एक बिलीव ये है कि ये एहसास के मैं हूं और ये जिस्म एक ही चीज है, जिसे साइंस अब तक प्रूव नहीं कर पाई, न्यूरो साइंस प्रूव नहीं कर पाई कि अगर ये कॉन्शियसनेस वही इस जिस्म का हिस्सा है तो ये दिमाग के अंदर कहां से ओरिजिनेट होती है। वेट न्यूरॉन्स जो हैं वो कैसे कॉन्शियस बन जाते हैं? आप एटम से बने ना, ये टेबल भी एटम से बनी है ना जी। तो इसमें ये एहसास नहीं और आप में ये एहसास है। क्यों? कॉन्शियसनेस। वो क्यों है वो कॉन्शियसनेस? वो तो डुअलिज्म कहती है कि नहीं, ये कॉन्शियसनेस कोई अलग चीज है,
हाँ, जिसको शायद हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तो ये कॉन्शियसनेस को हम रूह के वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। ये या अब रूह बहुत बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं हमने इसका इल्म आपको नहीं दिया मगर बहुत थोड़ा, ये अल्लाह के अम्र से है। तो या ये रूह है या रूह का एक प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, उसका एक हिस्सा है। पूरी रूह शायद ना हो, उसका एक हिस्सा हो सही। कॉन्शियसनेस। पर साइंस खुद कहती है, डेविड चामस खुद कहता है कि कॉन्शियसनेस, इसे वो नाम देता है द हार्ट प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कहां से आई, ये मैं का एहसास कहां से आया? हम सब मानते हैं ना हम एटम से बने, ये भी एटम से बने, पर मुझ में ये एहसास है। और फिर आपको ये पता है कि इंसानों के पास ये कॉन्शियसनेस जानवरों से भी, जानवरों के पास भी है, पर आपको पता है हमारे पास क्या है? हमारे पास है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन क्या है आप जानते हैं? और ये जानवर से मुख्तलिफ कैसे है? अब मैं आपको समझाता हूं। आपको गुस्सा आ रहा है तो आप ये सोचते हैं मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। आप अपने थॉट्स के ऊपर सोच सकते हैं, मैं खुश हो रहा हूं तो मैं क्यों खुश हो रहा हूं। यू कैन रिफ्लेक्ट और योर ओन थॉट्स, योर ओन फीलिंग्स। जानवर ये नहीं कर सकते। नहीं, जानवर भी तो शायद अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। नहीं, ये फीलिंग्स के ऊपर सोचना, ये तफक्कुर जो है, ये रिफ्लेक्शन जो है, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया हूं, ओके, ये आसमान कैसे बना, इसे कहते हैं, इसका लेवल, इस लेवल को कहते हैं मेटाकॉग्निशन। जब अपने थॉट्स के ऊपर भी आप सोच सकते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जानवर इंस्टिंक्ट्स पे काम करते हैं, आप सोचते हैं, चीजों को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। ये हमारे पास है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है हमारे पास। क्यों है हमारे पास? कहां से ओरिजिनेट हुआ? बॉडी का वो कौन सा, अभी नजर ओरिजिनेट होती है, आपको पता है, आपको एक पूरा मैकेनिज्म है ना, पता है ना कहां से ओरिजिनेट हो रही है। आपका हाथ जलता है तो आपको पता है क्यों क्यों। जी बिल्कुल। पर ये कॉन्शियसनेस आपके जहन में कहां से ओरिजिनेट हो रही है, आपको नहीं पता ये कहां से ओरिजिनेट हो रही है। तो डेविड चामस कहते हैं कि द हार्ट प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये बॉडी अलग है और ये एहसास जो कॉन्शियसनेस है ये अलग है। और फिर रॉबर्ट लांजा इसे एक स्टेप आगे ले जाते हैं अपने बायोसेंट्रिज्म किताब में। वो कहते हैं कि मरने के बाद ये एहसास कि मैं हूं ये जिंदा रहता है, अपनी किताब बायोसेंट्रिज्म में कहते हैं, पर किसी और यूनिवर्स में या डायमेंशन में ट्रांसफर हो जाता है। कुरान करीम के लिहाज से तो हम बिल्कुल क्लियर हैं कि हाँ, हम इसके बाद जिंदा रहते हैं, हमारा ये एहसास जिंदा रहता है। पर ये मैं आपको उनके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। और सिर्फ ऐड कर दूं फिर वहां से कि ये एहसास कि मैं हूं, क्वांटम फिजिक्स कहती है इस एहसास की वजह से ये सब कुछ है। ये एहसास ना हो तो कुछ भी ना हो। ये चीज, ये दीवार लोड इसलिए हुई क्योंकि एक कॉन्शियस माइंड ने उसे देखा। अगर कॉन्शियस माइंड ना होता तो ये दीवार लोड ना